वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडिएशन को डिस्कस किया था एज अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफ़र को डिस्कस करेंगे। तो चूंकि ये एक लॉन्ग टॉपिक है तो मैंने इसका ऑलरेडी जो है वो एक पीडीएफ बनाया हुआ है जो कि शॉर्ट नोट्स हैं, तो हम डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहला है हमारे पास कुकिंग इन अ किचन पैन। यस, आप किचन में कुकिंग पैन को यूज़ करते हैं और उस कुकिंग पैन में आपको पता है कि कुछ इस तरह से हमारे पास वो कुकिंग पैन होता है और इसके साथ हमारे पास ये हैंडल लगा होता है और यहाँ पे हमारे पास स्टोव होता है। स्टोव इस कुकिंग पैन की बेस को डायरेक्टली टच कर रहा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्शन होती है। चलें, ये तो आपको पता चल गया कि कुकिंग पैन में पहला मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो कंडक्शन है। दूसरा, इस लिक्विड में इस पैन में कुछ ना कुछ लिक्विड जो है वो मौजूद होता है। तो जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो ये लिक्विड जो है वो लेस डेंस होता है, बेस वाला लिक्विड, और ऊपर चला जाता है, जबकि ऊपर वाला जो कोल्ड लिक्विड होता है वो ज़्यादा डेंस होता है और वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके साथ साथ आपने देखा कि कुकिंग पैन में जो हमारे पास लिक्विड होता है जिसको हम कुक कर रहे होते हैं उसमें कन्वेक्शन करंट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरी बात कि यहाँ से जो हमारे पास हीट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम्स, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन भी हीट जो है वो कुकिंग पैन को हीट कर रही होती है। तो आपने देखा कि कुकिंग पैन जो है वो तीनों मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को क्या कर रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा होता है, जिसमें कंडक्शन भी आ जाती है, कन्वेक्शन भी आ जाती है और रेडिएशन भी आ जाती है। अब हम इसे स्टडी कर लेते हैं। तो कुकिंग इन अ किचन पैन, सो कुकिंग यूटिलाइज ऑल थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मतलब अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एप्लीकेशन यूटिलाइजेज ऑल द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो आप वहाँ पे कुकिंग इन अ किचन पैन के एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंडक्शन हो रही है। कंडक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि स्टोव जो है वो डायरेक्टली हीट कर रहा है। डायरेक्टली हीट करने की वजह से जो हमारे पास, यस मैं इसको ज़रा रेज कर देता हूँ, ये देखिए, तो मेटालिक वेस्ट जो है वो हीट अप होती है जिससे, और फिजिकल कांटेक्ट भी होता है जिससे थर्मल एनर्जी या हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और दूसरी बात यह है कन्विक्शन। कन्विक्शन मैंने आपको बताया है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर होती है जो कि पैन के अंदर मौजूद होते हैं। तो जब आप वाटर को हीट करते हैं द फ्लूइड नियर द बॉटम एक्सपैंड, जो बॉटम पे हमारे पास लिक्विड होता है वो एक्सपैंड करता है, लेस डेंस होता है और राइज करता है। इसी तरह से कूलर डेंस वाटर एट द टॉप सिंक्स, जो ऊपर वाला वाटर होता है वो सिंक करता है और एक कॉन्टीन्यूस सर्कुलेटरी साइकिल जो है वो बन जाता है जो कि यूनिफॉर्मली थर्मल एनर्जी को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और बॉइलिंग को एक्सेलरेट करता है। ओके, तीसरा मोड मैंने डिस्कस किया आपके साथ रेडिएशन, जिसमें इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में हमारे पास जो रेडिएशन है वो ट्रांसफ़र होती है टू द सरफेस ऑफ द पैन विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडियम। इवन के अगर आप जो है फ्लेम, जैसे ये कह रहा है कि फ्लेम है, फ्लेम के आपने बिल्कुल स्टोव के ऊपर रखा हुआ है, यानी स्टोव के साथ हमारा कुकिंग पैन जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा ऊपर भी कर दें, उसको डायरेक्टली टच ना करें, इवन देन भी वो हीट अप होगा। तो अगर वो हीट अप हो रहा है इसका मतलब है हीट तो उसको अभी भी पहुंच रही है। किस तरह से पहुंच रही है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि कुकिंग इन अ किचन पैन जो है वो ऑल थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को यूटिलाइज करता है। ओके, नेक्स्ट है हीटिंग अ रूम बाय कन्वेक्शन। जी, कन्वेक्शन किस तरह से होती है? लेट्स से कि ये हमारा रूम है और इस रूम में हमने एक कॉर्नर पे जो है वो हीटर प्लेस किया हुआ है। अब हीटर जो है जब वो हीट करता है तो इसके जो एयर अबव हीटर होती है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, ये राइज करती है और टुवर्ड्स सीलिंग मूव करती है क्योंकि ये लेस डेंस हो जाती है। तो लेस डेंस होके ये सारी की सारी वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और जब ये वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट होता है। वॉइड मतलब कि यहाँ पे एक एब्सेंस ऑफ एयर क्रिएट होती है। उस एब्सेंस ऑफ एयर को फिल अप करने के लिए यहाँ से हमारे पास जो कोल्ड एयर अबव होती है वो क्या करती है, इसको आके रिप्लेस करती है। तो आपने देखा कि वार्म एयर ऊपर जा रही है, कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ रही है, तो ये आपके पास एक कन्वेक्शन करंट जो है वो बन जाता है
और तब तक ये कन्वेक्शन करंट जो है वो चलता रहता है जब तक कि हमारा जो रूम है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो हासिल नहीं कर सकता, जो कि हमने थर्मोस्टेट की मदद से सेट किया होता है। ऑलराइट, तो अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी से। यस, हीटिंग अ रूम बाय कन्वेक्शन। गैस हीटर्स वार्म इन्वायरमेंट थ्रू द कॉन्टिन्यूस जनरेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। तो आपने याद रखना है कि जो गैस हीटर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस जनरेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स की मदद से रूम को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे एक और बात भी याद रखनी है कि जहाँ पे हीटर जो है वो कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं पे अगर कोई शख्स सामने बैठा हो जो कि हीटर को यूज़ कर रहा हो, तो उस तक जो हमारे पास हीट आएगी वो थ्रू रेडिएशन आएगी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ कन्वेक्शन नहीं होता बल्कि रेडिएशन के थ्रू भी जो है वो हमारा रूम जो है वो वार्म अप होता है। ओके, व्हेन अ गैस हीटर इज इग्नाइटेड, जब आप उसे इग्नाइट का मतलब होता है जब आप उसको ऑन करते हैं, जलाते हैं। इट रैपिडली हीट्स द इमीडिएट सराउंडिंग एयर लेयर। तो वो क्या करता है कि जो सराउंडिंग की एयर होती है, जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया, उसको हीट अप करता है। ओके, फिर क्या होता है, दिस हीटेड एयर एक्सपैंड्स, वो एक्सपैंड करती है, बिकम्स लेस डेंस होती है, एंड राइजेस टुवर्ड द सीलिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सीलिंग की तरफ राइज करती है। कूलर डेंस एयर जो है वो उसको आके रिप्लेस करती है, सिंक करती है, उस वॉइड को रिप्लेस करती है, और ये साइक्लिक मूवमेंट इस्टेब्लिश्ड और कॉन्टीन्यूस लूप, ये कॉन्टीन्यूस लूप बन जाता है वार्म एयर का और सिंकिंग कोल्ड एयर का, ग्रेजुअली रेजिंग द कलेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द रूम। तो ये क्या करती है कि ये इस कन्वेक्शन की मदद से जो हमारा रूम है उसका जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, राइज करता है। यही सेम प्रिंसिपल जो है वो एसीज भी फॉलो करते हैं, जो कि हमारे जो रूम को है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम कर देते हैं। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, बल्कि एक और क्वेश्चन भी था कि जैसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वो एक्सरसाइज में भी है कि आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस हीटर को यहाँ पे ऊपर से मैं अगर हीट लूँ, लेट्स से कि मैंने अपने हैंड्स जो हैं वो हीटर के ऊपर प्लेस किया, या मैं हीटर के सामने बैठूँ, तो किस जगह पे मैं ज़्यादा हीट को रिसीव करूँगा? कि मुझे ऊपर की तरफ ज़्यादा हीट फील होगी या फिर नीचे की तरफ? ये हमारा एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप गौर करें तो सामने वाला जो पर्सन है, इस पर जो हीट पहुंच रही है ये ड्यू टू रेडिएशन पहुंच रही है। अब बच्चे कहते हैं सर कन्वेक्शन के थ्रू भी तो पहुंच रही है, लेकिन कन्वेक्शन कभी भी हॉरिजॉन्टली ट्रैवल नहीं करता। मतलब कि कन्वेक्शन करंट्स जो है वो हमेशा इस तरह से राइजिंग करंट्स होते हैं, अबव, ठीक है, ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन होती है इनकी हमेशा। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जो है या फ्रंट साइड पे जो है वो मूव नहीं करते। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है सामने की तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन है। लेकिन अगर हम इसके अबव बात करें तो अबव दो मोड्स हैं, कन्वेक्शन भी हो रही है और साथ साथ रेडिएशन भी हो रही है। तो अगर आप अपना हाथ हीटर के ऊपर प्लेस करेंगे कुछ फासले पर, तो आप ज़्यादा हीट रिसीव करेंगे एज कंपेयर टू पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हीटर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि फ्रंट वाला हीट इसलिए नहीं ज़्यादा जो है वो गेन करेगा क्योंकि सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो यूज़ हो रहे हैं, इसलिए जो अबव वाला होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा हीट रिसीव करेगा। ऑलराइट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस हो गया, ये बार बार पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ ये देखना है हमने कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीज़र का कंपार्टमेंट होता है उसे हम हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं। मतलब आपने सोचा होगा कि ये जो फ्रीज़र होता है ये हमेशा अबव क्यों होता है, जबकि जो नॉर्मल फ्रिज होता है जिसका टेम्परेचर कम होता है वो आप नीचे प्लेस करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कंप्रेसर जो है जब यहाँ पे एयर को कूल डाउन करता है तो कूलर एयर जो होती है वो डेंस होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, नीचे वाले कंपार्टमेंट की तरफ मूव करती है, और नीचे से जो वार्म एयर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करती है। तो इस तरह एक जो नेचुरल कन्वेक्शन है उसका प्रोसेस जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज जो है उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, और जो उसमें ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं वो फ्रीज़ भी हो जाते हैं या ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाई इज़ द फ्रीजर कंपार्टमेंट लोकेटेड एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसलिए रखा जाता है ताकि हम नेचुरल कन्वेक्शन को लेवरेज दे सकें, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास डेंस एयर होती है वो सिंक करती है, जो वार्म एयर होती है वो राइज करती है। तो इस वजह से ईजिली हम क्या करते हैं, इस रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम रख सकते हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड वाटर सिस्टम। यस, ये हाउस होल्ड वाटर सिस्टम बेसिकली एक गीज़र ही है जो कि आप घरों में यूज़ करते हैं। तो इसके दो लीड्स होते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से कोल्ड वाटर जो है वो इंटर होता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि उसके ऊपर जो है वो दो पाइप्स लगे होते हैं, एक सप्लाई पाइप होता है और एक जहाँ से आप वार्म वाटर रिसीव करते हैं। तो इस जगह से जो है वो हॉट वाटर जो है वो बाहर की तरफ आता है। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे हमारे पास बर्नर लगा होता है, यहाँ से कोल्ड वाटर आता है बेस में, ठीक है, ये फिल अप हो जाता है इस तरह से, और फिर क्या होता है कि ये जो बर्नर होता है ये इसे हीट करता है। जब हीट करता है तो हीट करने से क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इस वाटर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि वाटर एक्सपैंड करता है। जब एक्सपैंड करता है तो इसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता राइज करता है। जब राइज करता है तो यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से ईजिली जो है वो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का पंप नहीं लगा होता। जैसे आप एयर कूलर में देखते हैं कि आपने अगर जालियों तक पानी पहुंचाना है जो कि बेस में पड़ा हुआ है उसकी, तो आपको एक वहाँ पे फिल्टर पंप लगाना पड़ता है। वो पंप क्या करता है, वो पानी को ऊपर की तरफ पंप करता है ताकि पानी जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर सके, लेकिन इसमें किसी किस्म का पंप मौजूद नहीं होता। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाउस होल्ड वाटर सिस्टम। जी, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? तो बेसिक प्रिंसिपल इसका कन्विक्शन है। ये आपने याद रखना है, ये आपसे MCQs जो है वो पूछा जा सकता है। ऑल राइट, तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड स्टोरेज वाटर टैंक जो है वो वाटर हीटर जो है वो कन्विक्शन को यूटिलाइज करता है ताकि स्टीडी हॉट वाटर सप्लाई को मेंटेन कर सके। इसी तरह से कोल्ड वाटर जो है वो इंटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और जो बॉटम ऑफ द स्टोरेज टैंक है उसको फिल कर देता है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और गैस हीटर, कुछ जो हमारे पास गीज़र्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा होता है, और कुछ जो है वो गैस पे चलते हैं जिसमें गैस बर्नर लगा होता है, और वो क्या करते हैं, हीट करते हैं इसको। और थर्मोस्टैट एक ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। मतलब आपने देखा होगा कि गीज़र्स के बाहर भी एक छोटी सी जो है वो एक नॉब लगी होती है जो कि टेम्परेचर को इंडिकेट कर रही होती है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो जहाँ पे आपने उसका टेम्परेचर सेट किया होता है, जैसे ही उतना टेम्परेचर हमारा गीज़र अचीव करता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं फ्रिज में भी आपने देखा है कि हमारे पास एक नॉब लगी होती है जिसमें हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। तो जितनी हमें ठंडक चाहिए होती है उसके मुताबिक हम उसे एडजस्ट करते हैं। अगर उतना हमारा फ्रिज जो है वो ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर लो डाउन हो जाता है, तो हमारा फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है, यानी कि स्विच ऑफ हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर उस लेवल से कम होता है, उस लेवल से बढ़ता है, तो फिर हमारा फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो ये बेसिकली थर्मोस्टैट का फंक्शन होता है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ऑलराइट, तो इस तरह से वाटर हीट्स, अब ये सारी बात मैंने डिस्कस कर दी आपके साथ। और हाई प्रेशर वाटर जो है वो आपको मिलता है। जैसे जैसे आप यहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से कोल्ड वाटर जो है वो आके इसको रिप्लेस करता रहेगा। ऑलराइट, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। लिक्विड टेम्परेचर। जी, लिक्विड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको याद होगा कि हम थर्मोफ्लास्क यूज़ करते हैं। लेट्स से कि आपने चाय को किसी जगह पे लेके जाना है, लेकिन आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता चाय का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है। तो उसके लिए आप इस तरह की थर्मोफ्लास्क जो हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे आपने हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के लिए चाय लेके जानी है, या आप ऑफिस जा रहे हैं, आपने चाय लेके जानी है, तो आप चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर लॉन्गर टाइम के लिए जो है वो मेंटेन रहे, मतलब चाय गर्म रहे, तो आप थर्मोफ्लास्क यूज़ करते हैं। अब थर्मोफ्लास्क होती क्या है? थर्मोफ्लास्क जो है बेसिकली बॉटल ही है इस तरह से। इसकी जो बेस होती है वो नॉन कंडक्टिंग होती है। मतलब कि अगर इसमें आपने हॉट लिक्विड डाला हुआ है तो हॉट लिक्विड जो है वो क्या करेगा, कंडक्शन। जैसे ही आप इस बॉटल को कहीं पर रखेंगे डेफिनेटली बॉटल बाहर से भी गर्म होगी। जब गर्म होगी तो कंडक्शन के थ्रू जो है वो हीट जो है वो रिलीज होगी, और इसके साथ साथ कन्विक्शन भी, साइडों पे जो एयर मौजूद होगी वो भी जब वार्म अप होगी तो वहाँ पे कन्विक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास नॉन कंडक्टिंग बेस होती है। अच्छा, ये बात क्लियर होगी आपको? ओके, नॉन कंडक्टिंग मैं बता देता हूँ आपको, नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, फिर इसकी दो लेयर्स होती हैं, और एक अंदर की तरफ होती है इस तरह से। ऑलराइट, एक ये होती है और एक बाहर वाली होती है। इसके ऊपर जो है वो हमारे पास कैप होता है। अब ये दोनों लेयर्स जो है
इन दोनों लेयर्स के दरमियान में यहाँ पे वैक्यूम होता है या कोई समटाइम फोम, स्टायरोफोम या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखा होता है ताकि ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे को टच ना करें। जब टच नहीं करेंगी तो हमारे पास किसी किस्म की कन्विक्शन नहीं होगी और ना ही कंडक्शन होगी। ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर मैं आइडियली बात करूं तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो कन्विक्शन और रेडिएशन, कन्विक्शन और कंडक्शन के थ्रू जो है वो हीट रिलीज होगी, लेकिन वो मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब बहुत कम होगी। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी जो अंदर वाली बॉटल है, जो फ्लास्क है, उसको हम सिल्वर से क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। अब सिल्वर आपको पता है कि गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है, तो इसके अंदर जो वार्म वाटर रखा होता है आपने, वार्म वाटर जो है उसमें से निकलने वाली हीट जब इन वॉल्स के साथ टकराती है, लेट्स से कि ये वॉल्स थी, तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करके इसके अंदर ही रहती है। तो अंदर रहने की वजह ये होती है कि सिल्वर जो सरफेस है वो एक गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है। जब वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है तो इस तरह से हम रेडिएशन के मोड को भी स्टॉप कर सकते हैं। तो मतलब थर्मोस फ्लास्क भी कहते हैं इसको वैक्यूम फ्लास्क भी कहते हैं। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो थर्मोस फ्लास्क पढ़ा हुआ है लेकिन वैक्यूम फ्लास्क तो हमने नहीं पढ़ा। इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है, वैक्यूम फ्लास्क। ये जो आप इवनली आप बॉटल्स कैरी करते हैं, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, जो सिल्वर बॉटल्स होती हैं उसमें भी आप देखते हैं कि अगर आपने कोई कोल्ड लिक्विड डाला हुआ है तो वो कोल्ड काफ़ी देर तक वो कोल्ड रहता है, अगर आपने हॉट डाला हुआ है तो काफ़ी देर तक हॉट रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है या फिर वो कोल्ड गर्म हो जाता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि ये प्रैक्टिकली तो इतनी आइडियली पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल भी इन कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको बिल्कुल ही ज़ीरो कर सकें, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफ़र होती है। ऑल राइट, तो ये सारी बातें मैंने आपसे कर दी, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन प्रिवेंशन, रेडिएशन मिनिमाइजेशन, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंस्टॉलेशन, जो कैप है इसका, उसके साथ साथ सपोर्ट बेसिस हैं, तो ये लो कंडक्टिंग प्लास्टिक्स से मिलके बनी होती हैं ताकि ये बेटर इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरह से आप एक थर्मस फ्लास्क में तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट से हीट को लॉस होने से बचा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है, आई रिपीट, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को रोक सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि थर्मस फ्लास्क या वैक्यूम फ्लास्क में हम तीनों से बचा के रखते हैं, और ये एमसीक्यूज भी आ जाता है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र इन बिल्डिंग्स। यस, ओके, सबसे पहले आपने देखा है कि हम बिल्डिंग्स को कैसे कूल रख सकते हैं, कैसे रखेंगे। तो थर्मल इंसुलेशन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेज एनर्जी एफिशिएंसी बाय स्टेबलाइजिंग इनडोर टेम्परेचर्स। यस, तो आप क्या करते हैं कि जो इनडोर टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं। पहली क्या चीज़ है, डबल ग्लेज विंडोज़। ये डबल ग्लेज विंडोज़ क्या होते हैं, फीचर 2 पेन्स ऑफ ग्लास। पेन क्या होता है, पेन कहते हैं बेसिकली जो हमारे पास एक ग्लास की शीट होती है, जो नॉर्मल ग्लास की शीट होती है, जिसे आप फ्रेम में फिक्स करते हैं इस तरह से। ये जो ग्लास शीट होती है, सिंगल ग्लास शीट को हम क्या कहते हैं, पेन। यस, अगर आप भूलते हैं तो मैं बता देता हूँ कि सिंगल ग्लास शीट को हम क्या कहते हैं, ग्लास शीट को हम पेन कहते हैं। ओके, ऑफ ग्लास सेपरेटेड बाय नैरो एयर स्पेस और वैक्यूम। तो आप क्या करते हैं कि आप 2 ग्लास शीट्स लेते हैं इस तरह से, और उनका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, यानी कि एक ग्लास शीट ये है, दूसरी ग्लास शीट ये है, तो आप इनको एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करते, मतलब इस तरह से इनके दरमियान में जो स्पेस है वो मौजूद रहती है, और वहाँ पे आप एयर ट्रैप कर देते हैं। तो एयर जो है वो एज अ इंसुलेटर का काम करती है। तो जब बाहर से लाइट रेज आती हैं तो लाइट रेज से क्या होता है कि जैसे ही वो एयर में से पास होने की कोशिश करती हैं, जो कि 2 विंडोज़ के दरमियान है, तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो पहले से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके ओके, फॉल्स सीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन फॉल्स सीलिंग एंड व्हाई वी यूज़ फॉल्स सीलिंग्स। फॉल्स सीलिंग अक्सर बच्चे जो हैं, जो मैंने अक्सर पेपर चेक किए हैं, उसमें वो कहते हैं कि ये ख़राब सीलिंग होती है, ये ख़राब सीलिंग होती है जो कि सही से काम नहीं करती। असल में फॉल्स सीलिंग कहते हैं कि आपने देखा होगा
कि जो आपके घरों के जो रूफ्स होती हैं या छत होती है, यहाँ पे आप जो है वो सीलिंग कर देते हैं। दो डिफरेंट टाइप्स होती है, आपके पास स्टायरोफोम की सीलिंग होती है या फिर आपके पास प्लास्टिक ऑफ पेरिस की सीलिंग होती है। और ये आपकी सीलिंग है, ये वाली, और ये आपकी छत है। इसके दरमियान में जो है वो एयर ट्रैप हो जाती है। अब इस एयर ट्रैप का फ़ायदा क्या है कि ऊपर से आने वाली हीट जो है वो डायरेक्टली रूम में इंटर नहीं होती। ऑल राइट, क्योंकि दरमियान में इंसुलेटिंग मटेरियल मौजूद है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता। और इसी तरह से सर्दियों में अगर आपने यहाँ पे हीटर ऑन किया हुआ है तो वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, तो वार्म एयर जो है वो इसमें से पास नहीं होगी इस सीलिंग में से। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। आइदर आप उसको वार्म रखना चाहते हैं, आइदर आप उसको कोल्ड रखना चाहते हैं, तो आप इस फॉल सीलिंग को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैप्ड एयर बिटवीन द स्ट्रक्चरल रूफ एंड द फॉल सीलिंग एक्ट एज अ थर्मल बैरियर। अब ये जो बीच में इंसुलेटर है इसको उसने नाम दे दिया है थर्मल बैरियर का। ऑल राइट, लिमिटिंग हीट डिसेंट इन समर एंड हीट एस्केप इन विंटर। डिसेंट का मतलब है कि समर में छत से हीट कमरे के अंदर आएगी और विंटर में क्या होगी कि हीट एस्केप करने की कोशिश करेगी। तो दोनों ही फिनोमेना को ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ओके, एडिशनल इंटरवेंशंस क्या है, इंप्लीमेंटिंग इंसुलेटिंग वॉल, फोम, हैवी डेंस कर्टेंस। तो ये आप अपने घर का टेम्परेचर जो है वो मज़ीद जो है उसको ऑप्टिमम रखने के लिए आप जो है वो दीवारों के ऊपर इंसुलेटिंग शीट्स लगा सकते हैं, फोम्स लगा सकते हैं। तो इस तरह की आप इंसुलेशन जो है वो अपने रूम में कर सकते हैं, हैवी कर्टन्स लगा सकते हैं। ऑल राइट, तो इस तरह से आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मेजरिंग टेम्परेचर विद इंफ्रारेड थर्मोमीटर। यस, तो आप इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स की मदद से किस तरह से आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ऑल राइट, आपने कोविड के डेज़ में देखा होगा कि हम थर्मोमीटर यूज़ नहीं करते थे, हम एक गन यूज़ करते थे जिसको हम किसी भी पर्सन जिसका हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है उसकी तरफ पॉइंट करते थे, और जब हम पॉइंट करते थे तो क्या वो हमें एक टेम्परेचर की रीडिंग देता था। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ के ऊपर जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करते हैं। इवन कि हमारी बॉडीज़ भी जो है वो जो रेडिएशन एमिट करती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। तो वो जो हमारे पास थर्मामीटर था वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को सेंस करता था और उससे बॉडी के टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करता था, कैलकुलेट करता था। ऑल राइट, तो हम क्या करते हैं, ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अबव एब्सोल्यूट जीरो। कायनात का सबसे कम टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, ठीक है। इसे 0 केल्विन भी कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, जो कि अनअचीवेबल है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। कम से कम कायनात का टेम्परेचर इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसा फिनोमेना मौजूद नहीं जिसका टेम्परेचर इतना कम हो, लेकिन हो सकता है। ओके, एमिट थर्मल एनर्जी एज इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस ये दोनों इक्वल हैं आपस में, सिर्फ स्केल डिफरेंट है, ये केल्विन है, ये डिग्री सेल्सियस है। तो जिस भी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा है वो इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करती है, एमिट करती है। ओके, IR थर्मोमीटर्स contain optical sensor that collects this invisible radiation and calculate temperature based on its intensity। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के अंदर ऐसे ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं कि इस इनविजिबल रेडिएशन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ओके उसके बाद ऑपरेशनल इसका जो है वो किस तरह से ऑपरेट करता है। इंश्योर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन मैचेस डिजायर्ड यूनिट्स, उसके यूनिट्स ये होने चाहिए। एम द सेंसर परपेंडिकुलर टू द टारगेट, मतलब ये आपका टारगेट है तो आपने जो गन है उसको क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल बना रही हो, ठीक है। रिकमेंडेड डिस्टेंस एंड होल्ड द ट्रिगर अनटिल द डिस्प्ले रीडिंग स्टेबलाइजेस। तो आपने जब इसको ऑन करना है उसकी तरफ टारगेट करके इसको ऑन, तब तक ऑन करके रखना जब तक आपके पास रीडिंग जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो जाती। जब स्टेबलाइज हो जाएगी इसका मतलब है उसने इसका एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, दैट इज डिस्टेंस टू स्पॉट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस एंड स्पॉट रेशियो डिफाइंस द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर सेंसिंग एरिया रिलेटिव टू डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट। मतलब कि आप जिस भी आपने गन पॉइंट किया, लेट से
ये आपकी जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, मैं इसको गन कह रहा हूँ लेकिन ये थर्मामीटर है। ओके, तो जब आपने इसको पॉइंट किया है तो ये क्या करेगी, ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो जो है वो हर इंफ्रारेड थर्मोमीटर के ऊपर मेंशन होती है। तो ये क्या करेगी कि उस के डायमीटर, यानी कि इस सर्कल का जो डायमीटर है इसके मुताबिक जो है वो क्या करेगी, टेम्परेचर को सेंस करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो हमारे पास है 12:1। तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो, तो ये 12 यूनिट्स जो है ये डिस्टेंस है और ये 1 जो है ये स्पॉट रेशो है, स्पॉट, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी यूनिट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये इंचज़ में दोनों वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब 12 इंच डिस्टेंस, अगर आपका उस मेजरिंग एरिया से डिस्टेंस जो है वो 12 इंच है, तो आपकी गन जितना सर्कुलर एरिया का जो टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करेगी, उसका जो डायमीटर होगा वो 1 इंच होगा। ऑलराइट, इसी तरह से अगर मैं कह दूं आपको कि 6:2, तो ये भी एक डिस्टेंस टू स्पॉट रेशियो है। इसका मतलब है कि अगर आपकी जो गन है या जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, अगर वो 6 मीटर डिस्टेंस पे है, तो वो जो जिस सर्कुलर एरिया का टेम्परेचर मेजर करेगी उसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2 मीटर। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि 10:5, तो इसका मतलब है कि इसको मैं मीटर्स में कह लेता हूँ कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो मीटर में। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर पे आप रखेंगे गन को, तो जिस सर्कुलर एरिया का वो टेम्परेचर सेंस करेगी उस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो 5 मीटर होगा। तो इस तरह से आपने जो है इसको याद रखना है कि डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो क्या होती है। डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो जो है वो अक्सर आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है कि बताएं कि अगर हमारे पास एक थर्मामीटर है, एमसीक्यूज कुछ इस तरह से आएगा कि हमारे पास एक थर्मामीटर है, उसकी डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो लेट से 10:2 है, ठीक है। तो मुझे बताएं, और इसके यूनिट्स पे बता देगा आपको, लेट से यूनिट्स जो है वो मीटर में। वो कहता है कि अगर हम थर्मामीटर को, आईआर थर्मामीटर को 10 मीटर के फासले पर रखें, तो जिस सर्कुलर एरिया किस टेम्परेचर को वो सेंस करेगा उसका डायमीटर जो है वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली ये हमारा डिस्टेंस था और ये स्पॉट है। अगर डिस्टेंस 10 है तो स्पॉट कितना होगा, 2 मीटर, मतलब वो सर्कुलर एरिया का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2 मीटर। तो ये थी आज की हमारी एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसमें आपने बहुत डिटेल से देखा कि हम इन मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हम इन्हें बिल्कुल मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।